हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 2 जुलाई और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके बारे में जान लेते हैं। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, तो एक एक्ट्रेस है हिना खान, आप लोग जानते भी होंगे, उन्हें स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो एक्ट्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी नहीं है, पर कैंसर या कोई भी बीमारी होती है, HIV है, एड्स है, इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो हम वो जानने का प्रयास करते हैं। स्तन कैंसर त्वचा कैंसर के बाद महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। स्तन कैंसर के जोखिम कारकों में शराब पीना, धूम्रपान करना, पारिवारिक इतिहास या आनुवंशिक उत्परिवर्तन होना है और शारीरिक रूप से सक्रिय ना होना है। तो सबसे ज़्यादा जो स्किन का जो कैंसर होता है वो होता है, उसके बाद में स्तन कैंसर होता है। अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखा जाता है और हमारा डेवलपिंग कंट्री है भारत में, वहाँ पे कम है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो स्तन कैंसर जो है वो त्वचा कैंसर के बाद में दूसरे नंबर पे है। और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं आप देख सकते हो कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर कोई महिला शराब पीती है, धूम्रपान करती है या फैमिली में किसी को है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के। स्तन कैंसर की जांच का उद्देश्य गांठ दिखने से पहले ही स्तन कैंसर का पता लगाना है। स्तन कैंसर के उपचार में सर्जरी, विकिरण चिकित्सा और कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी सहित विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो सर्जरी होती है या विकिरण चिकित्सा होती है, कीमोथेरेपी होती है और हार्मोन थेरेपी होती है। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे अलग से स्टेटमेंट में चीज़ें पूछ सकते हैं। इसमें एक पॉइंट रह गया है कि मेल्स को भी होता है, बट हाई प्रोबेबिलिटी जो होती है वो महिलाओं में होती है। पुरुषों को बहुत ही कम परसेंटेज में होता होगा, लेकिन होता है, ये आप याद रखिएगा। अगर अलग से स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि मेल्स को बिल्कुल नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, उन्हें भी होता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जैसे कि आज 2 जुलाई है और आज पहले अपना रिवीजन क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो मैंने कल आपसे पूछा था। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर था हमारा कपिल देव। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन स्कीम? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उड़ीसा, सी है गुजरात और डी है केरला। तो ये स्कीम कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ज़रूरी नहीं कि आप जिस स्टेट से हैं उसी का ही आपसे स्कीम पूछा जाए, उस आपके स्टेट का नाम भी वो देंगे ऑप्शंस में, लेकिन अलग से भी स्कीम पूछी जा सकती है जिसमें जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो उसमें सभी महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देने की बात हो रही है। आइए देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। महाराष्ट्र में शुरू की गई मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना 2024 में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारी को सहायता प्रदान की जाती है। 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक मिलेंगे। वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना में 46,000 करोड़ का बजट शामिल है। तो ये आप भले ही किसी भी स्टेट के हों, पर अपने आंसर में इस तरीके की योजनाएं आप कोट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो आपका आंसर भी अच्छा दिखे और फीमेल से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड जो हमारे GS1 में टॉपिक्स होते हैं, ऐसे में अगर कुछ पूछ लिया जाता है वहाँ आप ये योजनाएं कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन? ऑप्शन ए है चार्ल्स मिशेल, बी है एंटोनियो कोस्टा, सी है हरमन वॉन रोम्पुय और डी है वॉन डेर लेन। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा को 1 अक्टूबर 2024 को चार्ल्स मिशेल की जगह यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कालास विदेशी मामलों और सुरक्षित नीति के लिए नए उच्च प्रतिनिधि होंगे। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारा, क्योंकि यूरोपीय संघ से रिलेटेड है ना। यूरोपीय परिषद के कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं? एंटोनियो कोस्टा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में नहा न्योमा चोशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? न्योमा कौशल रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू फ्लैश
फ्लड्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ऑप्शन ए है असम, बी है सिक्किम, सी है लद्दाख और डी है उत्तराखंड। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लद्दाख। हाल ही में पूर्वी लद्दाख के न्योमा चुशुल के पास श्योक नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने के कारण एक जेसीओ और 4 जीवनों सहित 5 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये जो रीज़न है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है न्योमा चोशुल क्षेत्र, ये किससे रिलेटेड है, बाकी कितने लोगों की डेथ हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF की बैठक कहाँ आयोजित की गई? रिसेंटली वेयर वॉज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF मीटिंग हेल्ड? ऑप्शन ए है चीन, बी है फ्रांस, सी है इंडोनेशिया और डी है सिंगापुर। और सही आंसर है हमारा सिंगापुर। तो FATF जो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो हमारा है, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी मीटिंग कहाँ हुई है? सिंगापुर में हुई है। तो ये जहाँ भी मीटिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है क्वेश्चंस। तो सिंगापुर में 26 से 28 जून 2024 को आयोजित अपनी पूर्ण बैठक के बाद वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF ने भारत को नियमित अनुवृत्ति श्रेणी में रखा है, याद रखिएगा इसको। और बैठक में इसमें रखा है रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में, ठीक है। नियमित अनुवृत्ति श्रेणी मतलब रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रखा है। बैठक में धन शोधन विरोधी, आतंक विरोधी, वित्त पोषित और प्रसार विरोधी अनुपालन पर 10 क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा स्वालबार्ड किस महासागर में स्थित द्वीप समूह है? ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है अटलांटिक महासागर और डी है प्रशांत महासागर। तो ये कहाँ का है? हमारा आर्कटिक महासागर का है। यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं। और ये कहाँ का रीजन है? स्वालबार्ड जो है किस महासागर में? आर्कटिक महासागर में। तो इस तरीके की जो प्लेसेस होती हैं वो न्यूज़ में, वो भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं। UPSC में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे और UPPCS में भी अब क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक आर्कटिक महासागर में 500 किलोमीटर लंबी रिज स्वालबार्ड के नीपोविच रिज में हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज कर रहे हैं। स्वालबार्ड जिसकी खोज 1596 में विलियम बैरेट्स ने की थी नॉर्वे की संप्रभुता के तहत। ये नॉर्वे की संप्रभुता है, इसमें स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। आर्कटिक द्वीप समूह है, ये उत्तरी ध्रुव और नॉर्वे के बीच में स्थित है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किसका इसमें संप्रभुता है, कौन इस पे सॉवरेनिटी है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संगठन ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ग्रे लिस्ट एंड द ब्लैक लिस्ट? ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन, बी है हमारा वित्तीय कार्यवाही कार्य बल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, सी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और डी है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर तो हमें पता ही है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जैसे जो FATF करता है। तो ये इसका आंसर है। वित्तीय कार्यवाही कार्य बल एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए की गई थी। इसमें 2 सूचियां होती हैं, एक ग्रे लिस्ट है और एक ब्लैक लिस्ट है। तो अब ग्रे लिस्ट में क्या होता है, वो देश शामिल होते हैं जिनकी पहचान धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण का अगर वो कर रहे होते हैं, आतंकवादी गतिविधियां जो होती हैं उसमें अगर पैसा लगा रहे होते हैं और उसके लिए होती है। और ब्लैक लिस्ट में वो देश शामिल होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में असहयोगी, जो सहयोग नहीं कर रहे होते हैं इस तरीके की चीज़ों में, उन्हें जो है FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। तो आपसे डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसे PDF से अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व? ऑप्शन ए है फॉरेन करेंसी एसेट्स, बी है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, सी है गोल्ड रिजर्व और डी है डोमेस्टिक करेंसी होल्डिंग। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डोमेस्टिक करेंसी होल्डिंग। तो ये हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें नहीं आता। तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फॉरेन करेंसी एसेट्स आती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आता है SDR और गोल्ड रिजर्व आता है हमारे जो है फॉरेक्स रिजर्व में। ये याद रखिए, अलग से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी बन सकता है ये। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 816 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर इतने मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये आप याद रखिएगा, स्पेशली इसमें सारा डेटा है। आपको बस इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, SDR आते हैं और गोल्ड रिजर्व्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइजोटोप परियोजना किससे संबंधित है?
ऑप्शन ए है रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट से, राइनो कंजर्वेशन से, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से और स्पेस एक्सप्लोरेशन से। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राइनो कंजर्वेशन से। याद रखिएगा, इस तरीके की जो परियोजना है वो पूछी जा सकती है, नाम में भी छुपा है तो आप इससे गैस कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों को रेडियोधर्मी बनाया है। राइजोटोप परियोजना के बारे में प्रोफेसर जेम्स लर्किन द्वारा 2021 में शुरू की गई राइजोटोप परियोजना में जीवित गैंडों के सींगों में मापी गई रेडियो आइसोटोप डाले जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है इसका? सींग में 2 छोटे रेडियोधर्मी चिप्स लगाकर परियोजना का उद्देश्य सींग को बेकार और मानव उपभोग के लिए जहरीला बनाना है। अंतिम चरण में पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुवृत्ति देखभाल और रक्त के नमूने शामिल हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ 5 साल तक रहता है, जो हर 18 महीने में सींग हटाने की तुलना में अधिक लागत प्रभावी साबित होता है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? ऑप्शन ए है कनाडा, बी है इटली, सी है रूस और डी है जर्मनी। इसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी जो है रूस, क्योंकि रूस पहले G8 हुआ करता था, फिर जब क्रीमिया पे हथियार लिया था रूस ने, तब से ये जो है ग्रुप 7 हो गया है, और पहले क्या था ग्रुप 8। तो रशिया इससे हट गया है, तो रशिया भाग नहीं। अभी G7 ग्रुप में कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, नाम अलग से पूछे जा सकते हैं। तो कनाडा है हमारा, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कमेंट सेक्शन में आपको ब्रिक जो हमारी आसियान कंट्रीज़ हैं और G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आपको वो बतानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्याय की अपेक्षा है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी परिस्थितियां कुछ भी हों। जस्टिस रिक्वायर्ड दैट ऑल इंडिविजुअल्स बी ट्रीटेड एग्जैक्टली द सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस। ऑप्शन बी है हमारा, न्याय में अधिकारियों की सुरक्षा और गलत कार्यों के लिए दंड में निष्पक्षता शामिल है। जस्टिस इन्वॉल्व फेयरनेस इन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड द पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग। ऑप्शन सी है हमारा, न्याय का एकमात्र संबंध यह सुनिश्चित करना है कि कानूनों का पालन किया जाए। जस्टिस इज सोलली कंसर्न्ड विद द इंश्योरिंग दैट लॉज आर फॉलोड। ऑप्शन डी है हमारा, न्याय के लिए अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। जस्टिस ऑफन रिक्वायर्स अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड द कॉमन गुड। तो इसमें आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेटमेंट सही वो देख लेते हैं। ए स्टेटमेंट जो है हमारा, जैसे कि आप इसको पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो ए स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि न्याय के लिए हमेशा समान व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए कोई बहुत रिच पर्सन है और कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब पर्सन है, आप दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय इसके लिए अक्सर न्याय संगत व्यवहार की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार करना है। स्टेटमेंट 2 हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 हमारा ये बताता है कि न्याय में अधिकारों की सुरक्षा और गलत कार्यों के लिए दंड निष्पक्षता शामिल है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। न्याय में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा और गलत कामों की सजा में निष्पक्षता सुनिश्चित करना शामिल है। स्टेटमेंट 3 हमारा गलत है। क्यों गलत है? स्टेटमेंट 3 हमारा ये था, न्याय का एकमात्र संबंध ये सुनिश्चित करना है कि कानूनों का पालन किया जाए, क्योंकि जबकि कानूनों का पालन करना न्याय का एक पार्ट हो सकता है, उसका एक घटक हो सकता है। न्याय केवल कानूनी अनुपालन से संबंधित नहीं है, जबकि इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, नैतिक धार्मिकता भी शामिल है। स्टेटमेंट 4 हमारा सही है। न्याय में अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समुदाय की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना शामिल है, जिसका उद्देश्य एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे एक पूछे जा सकते हैं, आपसे पॉलिटी से जो है इंटरलिंक करके पूछा जा सकता है। तो ये था आज का डिस्कशन, और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में रहा समाचारों में स्वालबार्ड किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। साथ ही कौन कौन सी आसियान कंट्रीज़ हैं उनके नाम, और G20 की कंट्रीज़ के नाम आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।